गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ गरिमा और आज हम बात करेंगे कि दबाव समूहों का डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में क्या भूमिकाएं होती हैं। हम मेनली फोकस वन पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम में करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि दबाव समूह क्या होते हैं। दबाव समूह की अगर हम बात करें तो दबाव समूह संगठित लोगों का एक ऐसा समूह है जो बिना सत्ता प्राप्त किए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और ये अपने विशेष हितों, आवश्यकता और मांगों को पूरा कराने के लिए कार्य करते हैं। ये चुनाव में भाग नहीं लेते बल्कि सरकार पर दबाव डालकर अपने उद्देश्यों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। मतलब दबाव समूह ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो अपने उद्देश्य के हिसाब से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, उसके सामने अपनी डिमांड रखते हैं और अपने उद्देश्य के हिसाब से सरकार पर दबाव डालते हैं और उसकी नीतियों में परिवर्तन करवाते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नागरिकों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है। अगर दबाव समूह की बात करें तो ये अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग हैं। जैसे किसान कि हम मेनली फोकस वन पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम में करेंगे। तो हम एक पार्टी सिस्टम देखें तो एक वन पार्टी सिस्टम वो होता है जहाँ राजनीतिक दल की मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है। मतलब कि वहाँ जो है वो एक ही पार्टी रूल करती है। जैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, मतलब इस प्रणाली में केवल एक ही राजनीतिक दल जो सत्ता है उसको उपयोग करते हैं। अन्य राजनीतिक दल या तो उनका जो वो होता है वो बहुत भूमिकाएं जो होती है वो बहुत कम होती है, या फिर वो उसी दल के अंदर दब जाते हैं, या वो दल अपने अंदर उनका वो प्रतिनिधित्व ख़त्म कर देती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है। अब हम इसकी प्रेशर ग्रुप मतलब एक दलीय प्रणाली में प्रेशर ग्रुप की क्या भूमिकाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। दलीय प्रणाली में जो दबाव समूहों की जो भूमिकाएं हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अलग है। यहाँ दबाव समूह जो होते हैं वो सत्ता का विरोध मतलब उनकी पॉलिसी को मतलब हटाने या विरोध करने के बजाय वहाँ उनका सहयोग करते हैं। मतलब उनके साथ एक दलीय प्रणाली में हम दबाव समूह की भूमिकाओं की चर्चा करते हैं। एक दलीय प्रणाली में दबाव समूह जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अलग तरीके से कार्य करता है। यहाँ दबाव समूह की जो भूमिका होती है वो सत्ता का विरोध करने के बजाय ये सत्ता दल जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी नीतियों को लागू करवाने का काम करते हैं। मतलब उनका वो उसको बदलने के बजाय वो उनका सहयोग करते हैं कि वो कैसे सत्ता मतलब जो पॉलिसी है उसको मतलब ज़मीनी स्तर पर या फिर वहाँ पे लागू किया जा सके। तो पहला है कि परामर्शदाता के रूप में, मतलब कि ये नीति निर्माण में सीधे तो भाग नहीं लेते, लेकिन ये समूह सरकार के विशिष्ट क्षेत्रों में ज़मीनी हकीकत और जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब ज़मीनी स्तर पर किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को वो सरकार के पास पहुंचाते हैं। और सत्ता दल एक ही पार्टी के पास होता है तो इसलिए ये इनकी आवाज़ें दब जाती हैं। ये सेफ्टी वॉल या असंतोष प्रबंधन, मतलब ये एक सेफ्टी वॉल के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब कि अगर ये आम नागरिकों में असंतोष की सीमा फैल रही है तो ये लोगों को सरकार की नीतियों बनाकर उनकी नीतियों का बचाव कर लेते हैं, या उनको बदलने या उनके छोटे छोटे मुद्दों को सुलझा लेते हैं, या फिर उसको ले जाके सरकार के तक पहुँचा देते हैं, जिससे उनकी डिमांडों की पूर्ति हो जाती है। एंड ये दल के निर्णयों का समर्थन और क्या, मतलब ये अगर एक दल व्यवस्था में दबाव समूह जो होते हैं का प्राथमिक कार्य सरकार की नीतियों को चुनौती देना नहीं बल्कि उन्हें लागू करना। मतलब ये पार्टी की विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने, नीतियों का समर्थन के लिए जुड़ते हैं। और ये राजनीतिक समाजीकरण और सत्ता दल अक्सर दबाव समूहों का उपयोग विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने, लोगों को लामबंद करने के लिए यहाँ की समूह स्वतंत्र होने के बजाय शासक के सहायक के रूप में काम करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो अगर हम देखें ओवरऑल इसका मतलब रोल क्या है वन पार्टी में दबाव समूह का, तो ये सरकार की नीतियों की आलोचना और वो करने के बजाय सरकार की नीतियों को लागू करवाना है, कैसे लोगों को सरकार की नीतियों से मतलब इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब बताना है कि सरकार ने क्या क्या किया है, ये करते हैं। ये इनके जो होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से वन पार्टी में विरोध तो नहीं कर सकते, इसीलिए ये आंतरिक रूप से ये सब काम मतलब ये काम करते हैं कि दबाव समूह कैसे खुलेआम तो विरोध नहीं कर सकता, अप्रत्यक्ष और आंतरिक रूप से काम करते हैं दबाव समूह वन पार्टी सिस्टम में।
हम द्विदलीय प्रणाली की बात करते हैं, यानी टू पार्टी सिस्टम। इस प्रणाली में मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल सत्ता में का आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक दल जो होता है वो गवर्नमेंट बनाता है और दूसरा दल उसके विपक्ष की भूमिका निभाती है। यहाँ जो गवर्नमेंट होती है इस प्रणाली में हमें ज़्यादा स्थिर सरकार देखने को मिलती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें यूएस से मिलता है, जहाँ दो पार्टी हमें देखने को मिलती है, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। इनके बीच ही सत्ता का खेल होता रहता है, मतलब कि एक सत्ता में गई तो दूसरा विपक्ष बनेगा। मतलब टू पार्टी सिस्टम के ही बीच इर्द गिर्द ही सत्ता घूमती रहती है। अन्य भी पार्टियाँ होती है लेकिन उनकी भूमिकाएं नहीं होती, वो बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट बनाने में नहीं निभाती है। अगर द्विदलीय व्यवस्था में हम दबाव समूह की भूमिकाओं की बात करें तो द्विदलीय व्यवस्था जहाँ जैसे अमेरिका, ब्रिटेन में द्वैध समूहों की तुलना में बहुदलीय प्रणाली की तुलना में अधिक केंद्रित और रणनीतिक होती है। मतलब कि टू पार्टी सिस्टम में जो दबाव समूह होता है बहुदलीय तुलना में अधिक केंद्रित और रणनीतिक होता है। मतलब पहला बात करें हम तो अदृश्य सरकार की, मतलब द्विदलीय व्यवस्था में जो है वो दबाव समूह अदृश्य सरकार की भूमिका निभाते हैं। यानी ये सरकार में जो होता है वो पर्दे के पीछे, मतलब एक पर्दे के पीछे की सरकार के रूप में भूमिका अदा करते हैं। केवल दो ही समूहों के बीच इर्द गिर्द जो सत्ता है वो घूमती रहती है। तो इसीलिए ये नया दल खड़ा करने के बजाय ये उन सरकारों में लॉबिंग के रूप में काम करते हैं। और लॉबिंग देखा जाए तो अमेरिका में बहुत प्रचलित शब्द है, वहाँ लॉबिंग का बहुत इफ़ेक्ट होता है। ये कानूनी, मतलब ये बहुत वहाँ की नीतियों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं लॉबिंग। और दूसरा इफ़ेक्ट है ये चुनाव फंडिंग और पैक, मतलब कि ये चुनाव में जो गवर्नमेंट, मतलब जो पार्टियां होती हैं उनको फंडिंग करते हैं कि अगर कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो उनके हितों और उनके हितों और की रक्षा करेगी कि जो भी पार्टी जीती वो उनको, मतलब चुनाव के दौरान ये उनको फंडिंग करते हैं, मतलब चंदा देते हैं कि अगर कोई भी पार्टी सरकार में आती है तो वो उनके ऐसी पॉलिसी बनाएगी जो उनके हितों के अनुसार हो। टू पार्टी सिस्टम में दबाव समूह रिवॉल्विंग डोर की प्रक्रिया भी निभाते हैं। इसमें जो सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं वो लॉबिस्टिक समूहों के ग्रुप के हेड बन जाते हैं और वो सरकार को विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में सलाह देने लगते हैं और जिससे सरकार की नीतियों को उनकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। फिर एक्सेस पॉलिटिक्स भी के रूप में भी भूमिका निभाते हैं। मतलब कि राजनीतिक केवल दो दल होते हैं पॉलिटिक्स में, मतलब उसमें तो ये उस दोनों दलों के साथ अपना संबंध ऐसे विकसित करते हैं कि किसी भी एक पार्टी के आने के बाद भी वो उनके हितों का नुकसान ना हो। यानी वो दोनों पार्टी को चंदा देते हैं कि दोनों पार्टी के साथ उनके जो संबंध है वो अच्छे बने रहें और जो भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है वो उनके हितों की रक्षा करती रहे। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि द्विदलीय व्यवस्थाओं में दबाव समूह सीधे सत्ता तो नहीं चाहते बल्कि वो सत्ता के एक चरित्र को नियंत्रित करते हैं। मतलब राजनीतिक दलों के थिंक टैंक, फाइनेंसर और वोट बैंक मैनेजर की तरह में भूमिका निभाते हैं। मतलब ये कि जो ये होते हैं ये लॉबिंग का मतलब अमेरिका में लॉबिंग इतनी प्रचलित शब्द है कि ये सरकार की नीतियों को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। उसमें एक तरह से कहें तो ये सरकार की नीतियों को बनवाने में बहुत बड़ा इसका हाथ है। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय प्रणाली वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रणाली में अक्सर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, इसलिए गठबंधन की सरकार बनती है। ये जो दल है इसमें विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है और इसमें इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम इंडिया को देख सकते हैं। अगर हम बहुदलीय प्रणाली में दबाव समूहों की भूमिकाओं की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुदलीय प्रणाली में कई राजनीतिक दल होते हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी स्थिति में दबाव समूहों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे विभिन्न दलों और गठबंधन सरकारों को प्रभावित करके अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं और गठबंधन सरकार में इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मेनली बात करें तो अगर देखें तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की में सहायक होती है। यानी बहुदलीय प्रणाली में ये है कि सत्ता किसी एक जगह स्थिर नहीं होती है, मतलब किसी एक जगह पावर पूरा सेंट्रलाइज नहीं होती है बल्कि सत्ता विकेंद्रीकृत होती है।
तो बहुदलीय प्रणाली में किसी की जो दबाव समूह है वो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण में उसमें उसको और मतलब उसकी भागों को और योगदान देते हैं, उसके विकेंद्रीकरण में और अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक स्तर पर जो उनके विशिष्ट ज़रूरतें हैं, एजेंडे हैं, वो उनको बताने का, गवर्नमेंट को बताने के काम करती है। और ये सुनिश्चित करती है कि जो समाज की इस टाइम बेसिक मतलब ज़रूरतें हैं, जो वो हैं, वो राजनीतिक दल जो हैं वो काम करें, उस पर काम करें। देन दूसरा विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान, मतलब जो सरकारी काम करते हैं, मतलब जो पॉलिसी ले आते हैं, वो मतलब हर नेता हर विषय एक टॉपिक पे विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन विभिन्न मुद्दों पे तो वो विशेषज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए जो दबाव समूह होते हैं वो सरकार को तकनीकी डेटा और विशेषज्ञों के रूप में सलाहकार में भी देता है, जिससे जो कानून बनते हैं वो काफ़ी निर्णायक हो सकें। फिर गठबंधन सरकार में भी ये काफ़ी क्रूशियल भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये उनका जो है वो दबाव, गठबंधन सरकार में उनकी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि ये विभिन्न क्षेत्रीय दलों के रूप से बनकर एक मतलब कोalition गवर्नमेंट बनती है। तो ये क्षेत्रीय दलों को इफ़ेक्ट करने में ज़्यादा मतलब ये अपनी बातें उससे ज़्यादा जल्दी मनवा लेते हैं, क्योंकि उनके जो पीछे खड़े मतलब उनके जो इलेक्शन उनके जो पीछे है वो इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि इन दलों के समूहों का अगर समर्थन नहीं मिलेगा तो वे फिर क्षेत्रीय दलों के आधार पर वे अब अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। अगर हम बात करें कि मतलब हम कह सकते हैं कि बहुदलीय प्रणाली में दबाव समूह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रणाली में दबाव समूह को विभिन्न दलों पर प्रभाव डालने के अधिक अवसर मिल जाते हैं। ये गठबंधन सरकार को प्रभावित करके अपने हितों को आगे बढ़ाते हैं और नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देन इस प्रकार बहुदलीय प्रणाली में दबाव समूह लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। निष्कर्ष, अंत में हम अगर निष्कर्ष की बात करें तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दबाव समूह की जो भूमिकाएं होती हैं वो विभिन्न पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग होता है, यानी विभिन्न पॉलिटिकल सिस्टम में वो अलग अलग अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। वन पार्टी सिस्टम में इनकी भूमिकाएं जो होती है वो सीमित होती है, अक्सर शासक दल के नियंत्रण में होते हैं। वहीं द्विदलीय प्रणाली में ये सरकार के एक हैंड के रूप में मतलब उनमें काफ़ी ज़्यादा भूमिकाएं निभाते हैं। उनके जो नीतियां हैं वो उसमें काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं उनको बनाने में। और बहुदलीय प्रणाली में बात करें तो वो राजनीतिक दलों की से जुड़कर निर्णय प्रक्रिया को और अधिक प्रभाव डालते हैं, और इनमें जो होती है कोalition गवर्नमेंट होती है मल्टी पार्टी सिस्टम में, इस वजह से उन्हें व्यापक रूप से अवसर मिल जाते हैं कि ये अपनी नीतियों को प्रभावित करें और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करवा सकें। इस तरह समग्र रूप से दबाव समूह लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि वे जनहित का प्रतिनिधित्व करते हैं, नीतियों को प्रभावित करते हैं, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। हालांकि उनकी प्रभावशीलता राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यवस्था के खुलेपन पर भी निर्भर करती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दबाव समूह है वो लोकतंत्र को काफ़ी हद तक मजबूत करती है, क्योंकि वो लोगों की आवाज़ मतलब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रही है, सरकार को लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेही कर रही है। हालांकि राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों की प्रभावशीलता राजनीतिक व्यवस्थाओं की खुलापन और उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। मतलब कि उस राजनीतिक व्यवस्था में लोगों को कितना अपने विचारों को व्यक्त करने की कितनी स्वतंत्रता है, और उस व्यवस्था में कितना खुलापन है, लोग किस आधार पर और कितने हद तक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के राइट्स का उपयोग कर सकते हैं, इस बात पर दबाव समूहों की प्रभावशीलता निर्भर करती है। सो दैट्स ऑल माई साइड। थैंक यू।